अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो, मेरे साथ है शाहज़ेब जिलानी और आज कॉलर्स डे है। हमारे फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पर भी चल रहे होंगे यकीनन। 0213 2330927 और 27 की जगह आप 28 और 29 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे पहले कॉलर हैं हसन अली साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आपके ज़रा हटके के प्रोग्राम की खुली अदालत जो है उसको सलाम है। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो यमनी जो है इसराइल और जो है अमेरिका के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, तो इनको बागी और रिबल क्यों कहा जाता है? यानी ये क्या है, मतलब बागी हैं क्या है, इसको ये टाइटल क्यों मिला है? और एक दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका के तकरीबन पिछले टाइम में 400 से ज्यादा जो है ड्रोन हमले हुए हैं पाकिस्तान में। तो एक मतलब अभी सफीर को अदली बदली नहीं किया है, और ये ईरान के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों की है? दूसरा और तीसरा सवाल ये कि हमारी जो सेनेट के चेयर वो एक स्टैंडिंग कमेटी ख्वाजा मुफ्ती उनके सैयद ये मुशाहिद हुसैन साहब है, इन्होंने अभी कल परसों इंटरव्यू दिया था कि क्या ही अच्छा होता कि ईरान के खिलाफ, ईरान जो है वो इसराइल के खिलाफ उनका तोपों का रुख होता है। तो अब तक ये दुनिया में इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जितना टफ टाइम अब ईरान ने दिया है, मेरा ख्याल है किसी और ने तो नहीं दिया। ये हमारा सेनेट का ये इंटेलेक्चुअल लेवल है कि इनको यही नहीं पता कि अमेरिका और रूस से कौन इस वक्त लड़ रहा है। तो इस पे अगर जरा आपका माहिराना तबसरा हो जाए तो जरूर बेहतर। हाँ, यमन आप ले लें। 3 यमन, दूसरा वाला। अच्छा, अब मैं खुद तो मैं कहता हूँ हुसी, क्योंकि अब वो डी फैक्टो मतलब ज़्यादातर जो रकबा है यमन का, और ये भी आप नोट करें कि सिर्फ आप रकबे को ना देखें, अब ये भी देखेंगे आबादी कहाँ है, और आबादी ज़्यादा है रेड सी की तरफ, मतलब मगरब की तरफ। तो मेरे लिए तो वो हुसी ही हैं। जब वो खाना जंगी वहाँ पर उरूज पर थी तो हाँ आप कह सकते थे हुसी बागी, कभी कभी लोग हुसी बागी भी कह देते हैं। अगेन ये मेरा ख्याल है कि टर्मिनोलॉजी का है। बिल्कुल वेस्टर्न मीडिया में ज़्यादातर हुसी रेबल्स है, कभी कभी तो वो कह देते हैं टेररिस्ट हुसीज, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने उनको दोबारा डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ चलती रहती है। दूसरा जो सवाल, लेकिन ईरान उनको कुछ और कहता है। ईरान उनको तो ऑब्वियसली ना हुसी कहता है ना बागी कहता है। हाँ, अंसारुल्लाह उनका वो ईरान उनका ऑफिशियल नाम, उनका जो ऑफिशियल नाम है, और आप अंसारुल्लाह भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये इंटरनेशनल मीडिया में अक्सर ये होता है कि जो वेस्ट जो लेबल लगाता है ना वो राइज हो जाता है। और आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमें भी इस पर सोचना चाहिए कि हम उसे आंखें बंद करके क्यों अडॉप्ट कर लेते हैं। यूजुअली ये होता है कि जो अगर अपने आप को जिस तरह से बयान कर रहा होता है आप उसको वही उसका नाम होता है। तो टेररिस्ट हम इसलिए नहीं कहते कि ये एक बहुत ही लोडेड टर्म है। मुल्क के अंदर जो डेजिग्नेटेड है उनको तो कहना पड़ता है, लेकिन जो बाकी जगहों पे है वो हम उनको मिलिटेंट कहते हैं या शिद्दत पसंद कहते हैं। लेकिन ये बात सही है, मेरी नज़र में तो इजरायली टेररिस्ट है। मेरी नज़र में मतलब रियासती दहशतगर्दी जब होती है, दहशतगर्दी जो होती है, अगर उसकी असल शक्ल आपने देखनी है तो वो इस वक्त इजराइल है। अमेरिका के बारे में भी कहा जा सकता है, बट इट्स अ डिबेट। अच्छा, ड्रोन्स के भाई अमेरिका ने तो मतलब हजारों ड्रोन बरसाए हैं हमारे ऊपर। वो इसलिए देखें, ड्रोन्स जब शुरू हुए तो यहाँ पे जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। 9/11 के बाद ये सब सिलसिला शुरू हुआ। हम इत्तेहादी थे अमेरिका के, और अब हम, मेरा ख्याल है कि ये बात सभी मानते हैं कि एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी जनरल मुशर्रफ की, जॉर्ज बुश की, कि CIA वाले आएंगे, वो अपने हमले करेंगे, हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करेंगे, लेकिन कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा, और चलता रहा। और एक मरहला वो आया, आपको याद होगा कि बहुत मुखालफत बढ़ गई ड्रोन हमलों की ट्राइबल एरियाज़ में। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत उसको हाईलाइट भी किया, कैपिटलाइज भी किया, लॉन्ग मार्च भी की थी। जी हाँ, बहुत एक लॉन्ग मार्च भी की थी। और फिर एक मरहला आया उस पूरी लड़ाई में कि हम जेन्युइनली उसकी मजम्मत करना हमने शुरू की। जब ताल्लुकात हमारे और अमेरिका के काफ़ी ख़राब हो गए, मिसट्रस्ट काफ़ी बढ़ गया। लेकिन आखिर में सिर्फ हमें ये याद रखना चाहिए कि जो TTP जब एक्टिव हुई और पूरे पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे थे, सुसाइड हमले हो रहे थे, तो उसकी भी काफ़ी लीडरशिप को फिर ड्रोन हमलों के ज़रिए मारा गया था। बैतुल्लाह जी, हकीमुल्लाह
और एक पहले थे, अब उनका नाम याद नहीं आ रहा है। और भी इनके जो बड़े लीडर्स हैं उनको ड्रोन हमलों में मारा गया। तो वो एक दो धारी तलवार थी, उससे बिल्कुल कोलैटरल डैमेज भी बहुत हुआ। वो कितना भी कहते रहे हैं प्रिसिजन स्ट्राइक फलाना ये वो, उसमें आम औरतें बच्चे जो है उनकी भी हलाकतें हुई। लेकिन उस वक्त एक आर्ग्यूमेंट ये होता था कि फुल फ्लेज वॉर से ये वॉरफेयर ज़रा इसलिए बेहतर है कि फुल फ्लेज वॉर में तो फिर इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो ट्राइबल एरियाज़ में कम से कम ये मामला ख़त्म हो चुका है। ईरान को का इसलिए ज़्यादा नोटिस हुआ कि इसकी कोई फिर नज़ीर नहीं मिलती है, और इसलिए चूँकि ना ही कोई अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो जब होता है तो फिर आपने उसका जवाब देना मजबूरी हो जाती है। और एक और चीज़ है कि हमारी वहाँ तक पहुँच है। लेट्स ऑल्सो बी रियल अबाउट दैट। देखें अब कल इनफैक्ट ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है। कल अगर आपने हमारा शो देखा है या अगर आप उसको जाके यूट्यूब पे देखें तो एजाज़ हैदर ने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि यही बात हुई थी कि जी अमेरिका ने तो इतने ड्रोन हमले किए, लेकिन अमेरिका के साथ जो हमारे जो ताल्लुकात बिल्कुल बिगड़ने लगे थे ना, वो एक वाक़या नहीं था, कई वाक़यात थे। एक बहुत बड़ा वाक़या था सलाला बॉर्डर चेक पॉइंट पर एक अमेरिकन एयर स्ट्राइक हुई थी और मेरे ख्याल है कि दर्जन से ज़ायद, अब मुझे एग्जैक्ट तादाद याद नहीं है, हमारे फौजी उसमें शहीद हुए थे। अच्छा, उसके बाद फिर, और ये भी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है और वो एक अलग बात है कि इसके अंजाम फिर हमें भी भुगतने पड़े, घूम फिर कर अभी भी भुगत रहे हैं, कि फिर हमारी जो पॉलिसी थी ना कि अच्छा ठीक है यार, फिर हम अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में फिर तालिबान को आपके ख़िलाफ़ सपोर्ट करेंगे, और फिर उसका भी आपने अंजाम देखा। तो वो होता है कि कुछ चीज़ें तो होती हैं जो आप एकदम रिएक्शन दे सकते हैं और एक फ़िज़िकल रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे हमने ईरान को दिया, और वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये भी ना भूलें ना। और एक होती है कि आप ठंडा करके मार खाते हैं। तो अमेरिका के केस में हमने थोड़ी सी डिफरेंट, और अभी तक अमेरिका को वो भूला नहीं जा रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि यार आपने हमारे साथ सही नहीं किया, हालांकि उन्होंने भी कोई सही नहीं किया था। और अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जो डर्टी गेम्स होती हैं ना, वो इसी तरह होती हैं। जैसे मुझे ये भी याद आ रहा था, अभी हम ये बात कर रहे हैं और ओसामा बिन लादेन वाला भी जी, कि जब अमेरिका ने शुरू किए थे ड्रोन अटैक्स, तो मुझे याद है कि एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ ने बयान दिया था कि आप ना करें, आप ये टेक्नोलॉजी हमें दें, हम खुद करेंगे। हम खुद करेंगे। उस वक्त हमारे पास नहीं थी। अब तो ईरान के पास है, सबके पास, हिजबुल्लाह के पास है, हमारे पास है, सबके पास है। आप देखें हाउ इट चेंज। अच्छा, मुझे याद है कि ये इंटरेस्टिंग बात है कि उस दिनों में मैं भी एक लोकल, जब ड्रोन हमले शुरू हुए थे तो मैं एक लोकल टीवी चैनल में मैं काम कर रहा था। तो उन दिनों में हेडलाइन होती थी, मिलिटेंट्स किल्ड इन सस्पेक्टेड ड्रोन स्ट्राइक। अच्छा, पहले तो ड्रोन का नाम ही नहीं किसी ने सुना था ना, वो हम समझते थे पता नहीं क्या है, सस्पेक्टेड मिसाइल स्ट्राइक, एक्सप्लोजन, हमें पता ही नहीं था, बाद में पता लगा, बाद में ये बनी सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स किल्ड इन ड्रोन स्ट्राइक। तो ये जो छोटी छोटी सटल चीजें होती हैं, वही आपकी वो हुसी बागी वाली बात, तो इनकी भी थोड़ा सा नजर डालना होता है कैसे चेंज होता है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल ये भी है कि जब रूस के खिलाफ मुजाहिदीन लड़ रहे थे तो दे फ्रीडम फाइटर्स थे, बाद में वही टेररिस्ट बन गए। तो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ लड़ रहे हों और किसके बिहाफ पर, ऐसा ही चलता है। अच्छा, तीसरा मुशाहिद हुसैन साहब ने जो बात की है, और वो क्या था इनका, वो उनका कोई बयान ये कोट कर रहे थे व्हिच आई हैवंट सीन, सो मैं आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ये कहा भी है या उनकी बात का नतीजा निकाला है ऐसे। लेकिन अगेन कॉन्टेक्स्ट में ये उन्होंने, हमारे शो पे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। आई डोंट एग्जैक्टली इस वर्ड में उन्होंने ये कहा था, देखें कि इस वक्त सारी तवज्जो गज़ा पर है, इजराइल की एट्रॉसिटीज़ पर है। ईरान ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे ये हमला करके वो तवज्जो हटा दी है, और उससे ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर पे सॉरी। तो वो ये कह रहे थे कि इससे किसी का मफाद सर्व नहीं हुआ। और हमारा जो बड़ा चैलेंज है खित्ते में, वो इस वक्त वो वाला है। अच्छा, मैं जहाँ तक समझाऊँ इनके सवाल को, और जो आप कह रहे हैं कि आपने सुना है, अगेन मैंने ये बयान नहीं सुना खुद, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि जी हमला तो आपने करना था इजराइल पर, राइट, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमला उन्होंने किया हमारे पर, और फ्रैंकली बिला वजह। अभी तक हम समझने की कोशिश ही कर रहे हैं कि यार क्या सोच रहे थे आप, पागल हो गए हो। इजराइल पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई इस वक्त उनके ऊपर उनको थोड़ी सी भी टेंशन दे रहा है, तो वो, मैं प्रॉक्सीज का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूँगा चले इत्तेहादी, जैसे हुसी हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, क्योंकि हिजबुल्लाह की अपनी भी मकासद है और अपनी कमांड एंड कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने रिमोट कंट्रोल बटन दबाया तो वो फास्ट फॉरवर्ड हो गए। सबके अपने अपने एक लोकल इंटरेस्ट भी होते हैं। बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन फिर कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर बंदा ये भी सवाल पूछे
कि इस वक्त पर आपको पाकिस्तान पर हमले करने की क्या ज़रूरत थी, स्पेशली जब बज़ाहिर आपकी तरह इससे पहले पाकिस्तान की कौम की अक्सरियत ईरान के इजराइल के स्टांस को काफ़ी सराह भी रही थी। तो ये आपके 3 सवाल हो। हाँ, मुफस्सल तफसीली जवाब आपको मिल गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। राहिल अशर साहब हमारे साथ हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक। आप काफ़ी सब्र और तहम्मुल से गुफ्तगू सुन रहे हैं काफ़ी देर से। नहीं कोई मसला नहीं, अच्छा लग रहा था जो आप सेटिस्फाई कर रहे थे, बड़ा अच्छा जवाब दे रहे थे। अच्छा, मैं बात करूँगा ये हमारे किस जो है चैनल्स हैं उसके हवाले से। देखें, मैं 2 लोगों के नाम लेके बात करता हूँ। एक हामिद मीर है, एक सना बच्चा साहिबा है। उनको मैं मतलब 2015-16 से देखता आया। पहले वो 2018 से उन्होंने जो पीटीआई और उनके चेयरमैन के खिलाफ, जो बानी चेयरमैन है उनके खिलाफ जो स्टांट लिया हुआ था, जिस तरह की बातें करती थी, वो बात थी ठीक है जी। फिर अब ये जो पिछले 1 साल से मैं उनका देख रहा हूँ कि वो एकदम जो है प्रो हो गए। हामिद मीर साहब का मैं तो किसी शो में गए हुए थे, वो जिस तरह चीफ जस्टिस के लिए कुछ बातें कर रहे थे, वो उनको जेब नहीं देती। तो देखिए, आप लोग एंकर हैं, मैं आप लोगों की एक मिसाल करूंगा। बंदे को ना न्यूट्रल रहना चाहिए, ना इतना अगेंस्ट होना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल वो क्या कहा था इमरान खान साहब ने, क्या होता है वो छोड़ दीजिए वो, क्योंकि मुझे इसका कोई उर्दू का इम्पार्शियल। चलें, ठीक है सही है, समझ गए राहिल भाई, टेंशन ना लें। हाँ, नहीं तो मैंने देखिए इंसान को ना मतलब ये नहीं होना चाहिए। आप लोग हैं, कुछ और लोग हैं, उनको देखिए बीच की राह, जैसे मैंने डॉन न्यूज है, मैं आपके साथ 2018 से शो में चल रहा हूँ। इसमें आप लोग बिल्कुल बैलेंस बात करते हैं, बिल्कुल बैलेंस, ना इधर ना उधर। ये देखिए ठीक है, आपके पर्सनल व्यूज हैं, पर आप जब एक नेशनल मीडिया पे आते हैं और इतने बड़े चैनल पे आते हैं, तो आपको इस किस्म के नहीं देना चाहिए। मुझे अफसोस हुआ खासकर इन दोनों के कि पिछले जो इन्होंने प्रोग्राम कर रहे थे 2018 से 2022 तक, और फिर जो अब जो कर रहे हैं उसमें मतलब एक एक्सट्रीमली राइट है, एक एक्सट्रीमली लेफ्ट है। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा आप लोगों से भी ये बात शेयर करूं और आपसे कहूं कि आप भी अपना तजज़िया दें कि जी इंसान को, जो आप जैसे माशाल्लाह एंकर्स हैं जो आते हैं नेशनल टेलीविजन पे आते हैं, सारे इतने चैनल्स होते हैं, उसमें आप लोगों को क्या ये बात मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं अच्छी लगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? चलिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा सवाल है, और ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, ठीक है। लेकिन देखें, मैं थोड़ा सा, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये जो जिन 2 कॉलीग्स की आपने बात की है, हमारे सहाफ़ती कॉलीग्स की, आई कांट स्पीक ऑन देयर बिहाफ, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ थोड़ा कि एक टाइम था कि लेट्स से कि इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद हुई है इस मुल्क में, उनकी अपनी पॉलिसीज़, अपने बयानात, उनके अपने तज़ादात की वजह से। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जो हमने देखा है, जिस तरह से हमारी रियासत ने उनको बिल्कुल कॉर्नर किया है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी है, उनके ऊपर केसेस डाले हैं, उनकी पार्टी को तहस नहस किया है। तो जो लोग अब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, वो उनको आप प्रो इमरान का आप ठप्पा ना लगाएं, क्योंकि अगर कुछ लोग उसूल की बात कर रहे हैं कि जो 2017-18 में हुआ वो भी गलत था, कि एक शख्स को लाने के लिए आपने पूरे निज़ाम को लपेट दिया, और अब एक शख्स को रोकने के लिए फिर आप निज़ाम को लपेट रहे हैं, तो इसमें कहीं तो तज़ाद नहीं है। लेकिन अगर आप सिंपलिस्टिक तरीके से देखेंगे, हमारे अक्सर लोग जो ज़रा टीवी देखते हैं ना, उनको भी जल्द वो भी लेबल लगाना चाहते हैं कि अच्छा ये प्रो पीपीपी है, ये प्रो नवाज़ है, ये अच्छा कुछ लोग तो खुले हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर सकता, जो अपना ओपिनियन देते हैं वो अलाइड भी होंगे, लेकिन जो लोग कोशिश करते हैं कि नहीं हम पे कोई छाप ना लगे और हम जो जायज़ बात नज़र आएगी वो बोलेंगे, तो उन पे ये क्रिटिसिज्म नहीं आता। अब आई डोंट नो कि जिन 2 एंकर्स के उन्होंने नाम लिए उनका क्या है सीन, लेकिन मैं हमारे लिए भी मैं ये कह सकता हूँ कि आज से 1-2 साल पहले बिल्कुल यू वुड फाइंड एटलीस्ट मी कि मैं बहुत क्रिटिकल रहा हूँ इमरान खान साहब की पॉलिसीज़, उनकी सियासत का, लेकिन उसी तरह लेकिन के बाद बंदे ने देखा कि यार 1 साल में जो हो रहा है, हम तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ज़रा सीधी सी बात है, जो आज हो रहा है उनके साथ वो कल किसी और के साथ भी होगा। तो हम, हालांकि ये बहुत एक क्लीशे बात लगती है कि हम उसूल के साथ खड़े हैं, शख्सियात के साथ नहीं खड़े, लेकिन हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि हमारे यहाँ सियासत ऐसे घूमती रहती है कि समटाइम्स यू फाइंड योर सेल्फ डिफेंडिंग पीपल जो खुद हैं इन सारे मामलात के। अच्छा, पता है मैंने जो अब मतलब कोशिश कर रहा हूँ
इस बात पर आने का कि अगर देखो हम जो साउंड बाइट जो चलाते हैं ना, लोगों के क्लिप चलाते हैं, उसको हम कहते हैं शॉर्ट जी। तो अगर 3 मिनट का शॉर्ट है फर्ज करें एक बंदे का, तो अब तो इस बात पर आ गई है कि यार 0 से 1 मिनट के मार्क तक जो इसने जो बात की है मैं 100% इसकी हिमायत करता हूँ। 1 से 2 मिनट इसने जो बात की है उस पर मैं न्यूट्रल हूँ, और 2 से 3 मिनट में बात की है उसकी मैं सख्त मुखालफत करता हूँ। तो यार अब इस लेवल पर बात आ गई है, क्या करें? वक्फा ले सकते हैं। वेलकम बैक। पहले कॉलर हैं हमारे रियाज खान कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 2-3 जगह से गुजरा तो मुझे लोगों ने घेर लिया और उन्होंने मुझे जो है 1-2 मसले मसाइल बताए और मैंने जाके वहाँ पे चेक भी किया। आवाज आ रही है सर? जनाब आ रही है, बोलते जाएं। मॉडल कॉलोनी में एक कदीम गोट है हाजी रहीम यार खान, कराची एयरपोर्ट से तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर के फासले पे ये वाक़या है। और जब मैंने वहाँ पे विजिट भी किया है और देखा भी है, आप यकीन करें कि कदीम गोट है, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि मैं वहाँ जाके जो मैंने सड़कें नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। एक बंदे को तो हमने खुद जो है किसी जो मुखैर आजाद से कह के उनके घर में बोरिंग लगवाई, वो बेचारे के यहाँ पानी नहीं। अच्छा, इसके अलावा गंदगी, सेवरेज की तबाहाली है। स्कूल के पास एक ग्राउंड है, वो तो बिल्कुल ही तबाह हाल है, लोगों ने उसके अंदर पता नहीं मलबा और क्या क्या। तो ये अब्दुल सलमान मुराद साहब, ये तो आपके अपने लोग हैं, चले गोट है आपका अपने, तो इनके लिए तो बराए मेहरबानी फुल फॉर एक्शन लें और इस गोट को तरक्की दें। दूसरा ये कि सर, मॉडल कॉलोनी को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत या किसी और वजह से जिला कोरंगी में जम कर दिया गया, हालांकि इसके तमाम टैक्सेस जो हैं वो जिला मलीर में हम लोग देते हैं। अब कोरंगी कहाँ, मलीर कहाँ? अब ये मुझे बताएं कि मॉडल कॉलोनी इतना लावारिस है कि मॉडल कॉलोनी में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, पुलिस स्टेशन की जगह नहीं है। मॉडल कॉलोनी का पुलिस स्टेशन जो है वो काला बोर्ड पे है। अब वहां से जब मोबाइल आती है तो बहुत टाइम हो जाता है और क्राइम करने वाले कहां से कहां चले जाते हैं। बात यह है कि आज से तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी बात है, मैं छोटा था तो मॉडल कॉलोनी जो था वो कैंटोनमेंट में था, कैंटोनमेंट में था। तो उसके बाद इसे कैंटोनमेंट से अलग कर दिया। हमारे घर से जो है चेक पोस्ट 2 से लेके मरी रोड तक बड़ी रोड है जो है कराची एयरपोर्ट की तरफ भी जाती है, बेहतरीन खूबसूरत रोडें हैं। जब मैं मलिर कैंट में जाता हूँ कैंटोनमेंट के एरिया में, तो मैं कहता हूँ मैं जो है वो पेरिस आ गया हूँ या किसी और मुल्क में आ गया हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जनाब आला हमारे को यहाँ हमारी सहूलियात दी जाए। हमारे पास कोई डिस्पेंसरी कोई सही मायनों में नहीं, हमारा थाना मॉडल कॉलोनी में नहीं, हमारे स्कूल कॉलेजों की बुरे हाल हैं। तो बराए मेहरबानी या हमारे को हमारे वसाइल दिए जाए, हमें सेट किया जाए, नहीं तो हमें वापस कैंटोनमेंट बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि हमारे मसले जो पहले घर में जिस तरह वहाँ पे खूबसूरती है, पौधे लगे हुए हैं, रोडें हैं, हर चीज है, तो ये भी हो। टैक्स तो हम सारे दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मॉडल कॉलोनी जो है वो पूरा पेड करता है 8 यूजिया है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पानी के बिल हम मॉडल कॉलोनी वाले देते हैं, टैक्स भी देते हैं, बिल भी देते हैं, तब भी खस्ता हाली है। जनाब रियाज भाई अगली दफा जब बल्दियाती इलेक्शन होए ना, आपको खड़ा होना है मॉडल कॉलोनी। हाँ बिल्कुल, मजाक के अलावा। हाँ, और हमारी ये देखें आपकी जो बात है ये पहुंच गई, लेकिन अब पता नहीं ये लोग सारे इलेक्शन में लगे हुए हैं। हाँ, वादे तो कर रहे हैं बहुत सारे, इनकलाब आ जाएगा, किस्मत बदल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा उनकी, तो उन्हीं की बदलेगा, आवाम तो वहीं पड़ा रहेगा। अब तो वैसे ही है। तो लेकिन ठीक है, हमारा काम है आवाज़ उठाना, आपके मसले पहुंचाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कराची से हमारे साथ हैं अब्दुल लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह करम है सर। ये रियाज खान भाई के कुछ बातों से मुझे भी कुछ थोड़ा सा हौसला मिला। हाँ बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा हूँ बल्दिया टाउन कराची से, NA 242 जी। सही है। और ये यहाँ से बड़े बड़े सियासतदान हिस्सा ले रहे हैं, बस शहबाज शरीफ साहब तो नहीं ले रहे अब हिस्सा, तो उनकी पार्टी का उम्मीदवार है, बलबता मुस्तफा कमाल साहब हैं, कादर खान मंदोखेल हैं, सारे जो है ना NA 242 से इसी हल्के में हम रहते हैं।
अच्छा अच्छा। तो सर ये जो है ना, जैसे कहते हैं ना कराची मिनी पाकिस्तान, तो ये जो हल्का है 242, ये मिनी पाकिस्तान असल में ये है। और ये बिल्कुल आप विजिट करें तो तमाम कौमियतों के, तमाम लोग, बिरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं, तमाम जबानें बोलने वाले, और माशाल्लाह सर बड़ा पुरअमन इलाका है। लेकिन मसला ये कि ये इतना पुराना इलाका होने के बावजूद मसाइल का घर है। और आप यकीन करें कि इस 21वीं सदी के अंदर भी इसका एक इलाका है, कुमारवाड़ा कहलाता है, पुराने इलाके से कुमारवाड़ा के नाम से एक इलाका है यहाँ पे बल्दिया टाउन में। तो यहाँ पर 2-2, 2.5 महीने के बाद पानी आता है, और सड़कें सारी टूटी हुई हैं, गटर लाइन है, और 10-10 घंटे यहाँ पे बिजली जाती है। और इसके अलावा गैस गैस तो मतलब गायब हो जाती है। अच्छा अब्दुल लतीफ़ भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये कब्जे का भी तो काफी काम है ना बल्दिया में? सर ये बहुत, ये चाइना कटिंग वगैरह बहुत पिछले जो है ना वो तो हो चुकी है सारे अखबार में। तो चाइना कटिंग भी हुई है यहाँ पे, सारे काम हुए हैं यहाँ पे, सबने मिलके बहुत ज्यादा खिदमत की है। ऐसा बस जी हाँ, सबने मिलके खिदमत की है, इसमें किसी एक का नहीं है, सब जिसको मौका मिला। हाँ सर, जिसको मौका मिला, जिसको मौका नहीं सही कह रहे हैं। पहले यहाँ से फैसल वाडा साहब कामयाब हुए थे। अच्छा लतीफ़ भाई, हमें एक ब्रेक पे जाना है, आप कॉल पे रहें, आपसे एक हम और बात करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। जुमा है, आपकी हम फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं, आपके दिल की बातें सुन रहे हैं। हमारे साथ कराची से बल्दिया टाउन से हैं अब्दुल लतीफ़ साहब, आपसे बात हो रही थी। अपनी बात मुकम्मल कीजिए, लेकिन अब मुझे ये भी बताइए कि देखें मसाइल का तो अंबार है, ठीक है ना, करना क्या है इस बारे में? सर ये है कि देखें तकरीबन सारी नाम पार्टी होंगे और नामवर लोग जो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो कम से कम उन तक ये पैगाम पहुंचे कि भाई ये जो इलाका मतलब गुज़श्ता कुछ 40-50 साल से इसी तरह मसाइल के शिकार रहा है। कम से कम ये जो पानी का जो मेन मसला है, ये पानी तो इस इलाके में समझें कि वो एक वो कहते हैं ना आब जमजम के वो उसकी वैसियत के बराबर है कि मिलता ही नहीं लोगों को पानी। 2-2-2.5 महीने घुस जाते, पानी नहीं आता यहाँ पे। और दूसरे मसाइल तो चलो पता नहीं, वो तो तकरीबन सारा कराची मसाइल में गिरा हुआ है, लेकिन पानी जैसी जो बुनियादी चीज़ है कम से कम वो तो लोगों को मिलना चाहिए ना। अच्छा, एक मेरा सवाल है, देखें जी सर, अगर हम बल्दिया टाउन की बात करें, मॉडल टाउन की बात करें, मसाइल बहुत ज़्यादा है ना, क्या ये पॉसिबल है कि आप ये इलेक्शन का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा बहुत अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, कोई इनको बुलाएं, कोई इनको ये एक मुतालबा रखें कि हमारा पानी का मसला हल करते हो तो इस पूरी गली के वोट, इस पूरे मोहल्ले के वोट तुम्हारे हाथ में हैं? ये आप क्या हो रहा है, या बस लोग कहते हैं कि यार उनको मसाइल के बारे में हम चीख चिल्ला लें, उनको खुद ही एहसास होगा, आके मसले हल करेंगे? सर फैसल वाडा साहब यहाँ से कामयाब हुए थे 2018 में। तो फैसल वाडा साहब ने यहाँ पे बिल्कुल यही हमारे मोहल्ले में हमारे कासिम भाई का होटल है, वहाँ पे बैठ के बड़े वादे करते थे कि मैं जो है ना मतलब ये कि जैसे ही असेंबली में हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह ये सबसे पहले पानी का मसला हल करेंगे। अच्छा, आपको पता नहीं कि वो बड़े भी शायद पानी के वजीर थे? पानी के वजीर थे, जी हाँ, डैम बना रहे थे वजीर जी। तो उसके बाद वो बस वो शुरू में तो आते भी रहे, लेकिन उसके बाद फिर तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर माशाल्लाह कादर खान मंदोखेल बड़े अच्छे बोलने वाले हैं माशाल्लाह, टॉक शोज वगैरह में आते हैं, बहुत अच्छे काबिल आदमी हैं, और उनसे भी हम यही तो तवक्को करते रहे कि अल्लाह पाक इनको भी लोगों ने साथ दिया। तो मसाइल तो बस कोशिश है वो भी अपनी तरफ से करते रहेंगे, जाहिर सी बात है पानी का वो इतना पुराना मसला है, लेकिन वो उसके बाद फिर वो इससे पहले जो अदवार से 3 बार यहाँ से एमक्यूएम के लोग कामयाब होते रहे, लेकिन ये कि बुनियादी मसाइल असल में किसी एक पार्टी की बात ही नहीं है। तकरीबन जितनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं माशाल्लाह वादे भी करते हैं, लोग उनको रिस्पॉन्स भी अच्छा देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्यों जो है तो खास एक बुनियादी मसला है पानी का, वो क्यों नहीं हल होता। दूसरे मसाले को छोड़ते हैं, सड़कें वगैरह सब टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम खराब है यहाँ पे, और वो जो लोड शेडिंग है बड़े बुरे तरीके से हो रही है। तो लोग सबको नजरअंदाज करते थे, लेकिन यहाँ पे यकीन करें तंग गलियां हैं, यहाँ पे पानी की टैंकर भी नहीं आ सकते। अरे यार आधे से ज्यादा कराची ऐसे ही है। यकीन करें शाहजहां भाई, जिस जगह पे हम कुमारवाड़ा इलाका इसमें हम यहाँ पे रहते हैं,
सुजुकी आती है, एक 1,000 रुपये की सुजुकी होती है और 4-5 दिन चलती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। तो इस तरह बुरे तरीके से मसाइल में घिरा हुआ है ये इलाका। बिल्कुल तो सही है, बिल्कुल सही है। देखें इलेक्शन का सीजन है, थोड़ा बहुत इसका फायदा उठाएं, स्ट्रेटजी बनाएं। पता है और इन लोगों को जो है ना, सॉरी यार, लेकिन पता है मसला क्या है, देखो इनकी बात सही है। अब फ़ायदा कैसे उठाएं, ठीक है, कहेंगे कि यार आप ये हल करें, वो कहेंगे कि सर बिल्कुल वैसे वाडा साहब की तरह, और मैं सिर्फ वाडा साहब की बात नहीं कर रहा, 1000 कोई भी आ गया, वो कहेंगे सर बिल्कुल हम हल कर देंगे, एक दफ़ा इलेक्ट होंगे नहीं करेंगे। तो आई मीन वही मसला है ना, उनको शर्म दिलानी होगी। नहीं, अब शर्म किसको आती है ये तो मसला है ना यार, और कोई ऑल्टरनेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, यही है, ठीक है ना। कभी वो फ़हीम ज़बान साहब है ना जी, तो एक दफ़ा आई डोंट नो आप थे इसमें, जब उन्होंने K4 की बात की जी, तो यार उस शो के बाद ना बंदा कहता है कि यार सर पकड़ ले, अरबों रुपए, अरबों, और उसने कहा कि यार वो मतलब कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है जिस तरह आपने बनाया। तो यार यही है, हम पैसे ऐसे खर्चते हैं जैसे कि मतलब कोई आसमान से सोना बरस रहा है हमारे ऊपर। और एनीवे, और तो चले अब किसी और जगह का रोना रोते हैं। क्वेटा, कराची भी कॉलर हैं, लेकिन पहले क्वेटा चलते हैं। उबैदुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत है? बिल्कुल बिल्कुल, साहब, शहज़ेब गिलानी साहब, खैरियत है जनाब? शुक्रिया शुक्रिया। आप बताएं क्वेटा में सर्दी कैसी जा रही है? सर्दी तो बहुत है लेकिन गैस प्रेशर नहीं है। गैस का प्रेशर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी भी 3 बातें कोर्ट गुजार कराना चाहता हूँ आपको। जी सर। एक तो ये सर कि यहाँ पे हमारे यहाँ पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि क्वेटा में जो है अभी पाइपलाइन और मीटर नहीं दे रहे 4 साल से। गैस की जो सुई सदरन गैस कंपनी है वो गैस मीटर भी नहीं दे रहे हैं और पाइप जो गलियों में लगते हैं वो भी नहीं दे रहे, 4 साल हो गए हैं। गैस ही नहीं है इसलिए। ये तो ये आला हुकाम को इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ पे क्यों, यहाँ पे सर्दी बहुत है, -10 तक 15 तक पहुँच जाती है, लेकिन ये घरों को गैस पाइप नहीं दे रहे हैं और मीटर नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या सिलेंडर से काम चला रहे हैं? जी हाँ, वो जो घर यहाँ पे जिसके पास लाइन लगा हो तो कर रहे हैं, बाकी जिनके पास लाइन नहीं हो तो सिलेंडर से काम ले रहे हैं या लकड़ियों से काम ले रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात सर ऐसा है कि चमन में हमारे भाई बैठे हुए हैं, तकरीबन 100 दिन होने को है। जी जी बिल्कुल। तो अभी वो भूख हड़ताल पे वो चले जा रहे हैं। तो सर इस मसले को हुकूमत को हल करना चाहिए। बहुत हो तो 100 दिन हो गए, जुल्म है ये तो। टोटल नजरअंदाज किया हुआ है। बिल्कुल। चमन वाला भी उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी बैठे हुए हैं वो, इतनी सर्दी में। यहाँ पे तो बॉर्डर भी बंद है सर, तकरीबन 4 महीने तक हो रहे हैं सर। दूसरे वहाँ पे तकरीबन हजारों लोग बेरोजगार हो गए इस वजह से। 3 लाख जो है लोग बेरोजगार हो गए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी बात है कि वो हमारे बलोच बहनें जो बैठी हुई है इस्लामाबाद में, उनका मसला भी अभी तक हल नहीं हुआ है। तो हुकूमत को इस मसले को हल करना चाहिए। बाकी आप जो है टाइम तो तकरीबन मेरे 20 मिनट हो गए, मैंने और रखा हुआ था। मैं आप बातें मुख्तसर लोगों से करें कि और भी लोग आपसे रब्ता कर सके, इस बारे में आपसे आपके ख्यालात सुन सके और हुकाम बाला तक अपनी बात पहुंचा सके। सॉरी क्या आप क्या कह रहे हैं कि क्या और भी लोग रब्ता कर सकें? सर आप लोग का टाइम बहुत लग जाता है ना लोगों से बातें बातें करके। हाँ। बाकी जो है दूसरों को भी टाइम देना चाहिए। सर आपको भी तो कितना टाइम दिया एक्चुअली यार, तो फिर दूसरा बंदा आपके बारे में भी यही कहेगा। एक मिनट उबैदुल्लाह साहब, मसला ये है कि अगर हम जवाब नहीं देते ना और आगे बढ़ जाते हैं तो वो भी माइंड करते हैं कि आपसे हमने सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया, तो सबको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको 30 सेकंड में फारिग कर दे तो फिर ये भी तो अच्छा, आपको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन आपकी बात सही है। शायद हमें ये भी गौर करना चाहिए कि हम ये फॉरेन प्रोग्राम दिन में हफ्ते में 2 दफा करते हैं समझे। मैं अपनी हफ्ते की छुट्टी नहीं देने वाला। अच्छा ठीक है, सॉरी। चले आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। था वैसे हमारे में 2 दिन का होता था। 2 दिन का होता था। ओके, लेट्स नॉट गिव एनीबॉडी एनी आइडिया। मैं कह रहा हूं ना कि यार ना ही जाओ तो इसको आप इग्नोर करते हैं। फरीद तैयब साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, गुजारिश ये है कि आज भी मुसा साहब नहीं आए तो हमारे सवालात का जवाब कौन देगा? आप लोग देंगे? आज कोशिश कर सकते हैं। मतलब ये तो डिपेंड करता है ना कि आप सवाल कितना खतरनाक सवाल पे भी डिपेंड करता है। कागजात के मुतालिक मैंने सवाल किया था, वही सिचुएशन हो गई ना आखिर में जाकर। ये मुझे याद आ गए। ये मुझे याद आ गए। अच्छा खैर, उसको छोड़ें। आज असल बल्ले वाले गेम की बात करते हैं। चले। ये जो क्रिकेट से, आपको तो दरार साहब ज्यादा शौक नहीं है शायद, नहीं पता, मगर क्रिकेट से मुतालिक डिस्कस करना था कि इसको तो तारीखी तौर पे फौज ने भी चलाया,
जर्नलिस्ट ने भी चलाया, फिर कम सियासतदान, उसके बाद शुगर मिल ओनर ने भी चला लिया इसको। अभी रिसेंट डेज में उन्होंने भी छोड़ दिया, आज में खल में रिजाइन कर दिया। जी, जी, और इसको वेटनरी डॉक्टर ने भी चलाया है, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी चलाया है। अच्छा, मसन शाह साहब मरूम। हाँ, सारे तजुर्बे हो गए। आखिर में अब ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज नाकाम हो गई। हाँ। अब व्हाइट वॉश होने वाला है T20 का, वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो क्या बनेगा? मतलब किसी रेड इंडियन को बुला लें अब क्या? शायद वो सीधा कर दे सबको। सवाल आपका बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि फरीद तैयब साहब को चलाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपकी बारी बनती है, आप वैसे भी काफी तेज चीज है। जो बात है सर। हाँ, तो नहीं ये चला लेंगे मुझे लग रहा है। बाकी लम्हा फिक्रिया है यार, क्या क्या हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ सर, हम यही तो मतलब क्रिकेट के साथ भी हमने जो है ना, नहीं ये पता है सियासत के साथ किया ही है। मैंने कम से कम इस सेट पर ये मिसाल कोई 100 बार दी होगी, एक और दफा दे ठीक है कि हमारा मसला पता क्या है कि जैसे एक दिन आपको जुकाम होता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है कि यार ये गोली आपने 6 दिन खानी है। एक दिन हम खाते हैं और कहते हैं यार ये तो इलाज ही नहीं हुआ। दूसरे दिन हम जाते हैं हकीम के पास, हकीम कहता है कि यार ये जड़ी बूटी है, ये आपने 2 हफ्ते चलानी है। 2 दिन हम चलाते हैं, कहते हैं यार कुछ नहीं हुआ। फिर हम होम्योपैथ के, वो कहते हैं यार ये 4 महीने आपने लेनी है। 2 दिन बाद हम उसको भी छोड़ देते हैं और 7वें दिन पर हम ICU में होते हैं और कहते हैं यार पता नहीं क्यों हो गया ऐसा, कोई इलाज नहीं कर रहा। तो पॉइंट इज कि कोई हम एक चीज को हम चलने देते ही नहीं है ना। नहीं, बट देखो यार, हाँ, क्रिकेट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल उस पे होगा, यही है, तो फिर यही होगा ना। यही। और हमने हर चीज के साथ यही किया है। सर कभी फुटबॉल फेडरेशन और हॉकी को भी चेक करें। जी जी, हशर नशर हुआ है। हाँ। चलें एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी मजीद कॉल्स ले लेंगे। वेलकम बैक जी। और मैं अगले कॉलर हैं इलियास चौधरी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई, कैसे हैं? सब बिल्कुल खैरियत, आप सुनाएं। मैं रेगुलर कॉलर हूं आपका। जी सर। आपको पता ही है कि आप दोनों न्यूट्रल साफी हैं तीनों, बल्कि आप डॉन न्यूज के। मसला है कि न्यूट्रल में गाड़ी नहीं चलती। देखता हूं, रेगुलर सालों से देख रहा हूं, तो 2-3 जोड़ियां आपकी चेंज हो गई हैं, लेकिन आज आपको मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है। जी सर। तो जो चीज आदमी को ज़मीर या दिल को बुरी लगे, जहाँ कोई बुराई देखे तो उसको दिल में बुरा जान लेना एक जिहाद है, आखिरी उसका दर्जा कह लें। तो सर बात यह है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी दोनों ने, तो मैंने बोला कि मैं भी थोड़ा सा आपकी सलाह कर दूं, भाइयों को एक कह दूं कि कोई सामने चीज देखता है ना, तो हमारे मुल्क के सियासतदानों ने ना हमारा पाकिस्तानी कौम सबका ना दिमाग जो है ना वो पता नहीं खराब कर दिए हैं। या हमारा एक जो तालीम थी जो हमने हासिल की हुई है, सब ने पढ़े लिखे लोग भी, हम इन सियासतदानों के चक्कर में अपने आप को गुनाहगार कर लेते हैं और हम जिहाद के आखिरी दर्जे पे भी नहीं जाते। वजह यह है कि अभी आप थोड़ी देर पहले सवाल कर रहे थे, हमें पता है ये सारी पार्टियां आजमाई हुई हैं कि जरदारी को भी दुनिया चोर कहती थी, नवाज शरीफ को भी चोर कहती थी, और बात अभी ये इमरान खान को भी लोग चोर कहते हैं। बात थोड़ी सी इससे आगे आ गई है कि जब हम किसी का डिफरेंशिएट करते हैं ना, उसमें ये सोचें कि सबसे बड़ा कौन है डाकू। अगर आप या मैं कोई घर में नौकर रखते हैं ना, तो नौकर के बार बार कोई वो गुनाह करता है, जहाँ वो एक नौकर चोरी करता है, एक नौकर सारी चीजें करता है, एक चोरी है ना पता नहीं चलता, तो अल्लाह को पता की या नहीं की, बंदा यकीन करते सोचता है। कुछ चीजें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं कि ये इस बंदे की वजह से या इस बंदे के एक स्कूल टीचर की वजह से लड़के जो है गलत काम स्टूडेंट करते हैं, तो पता चलता है ना कि इसने इनको मिसगाइड किया है। हमारे इतना बड़ा मुल्क का नुकसान किया है, मुल्क को बदनाम किया है कि 9 मई का वाकया हुआ, हम फिर भी आंखें फेर रहे हैं। शहीदों की कब्रें जो है मस्मार की गई, उनके मुजस्मे तोड़े गए, हम फिर भी आंखें फेर रहे हैं और हम फिर सफाइयां देते हैं इनकी। फिर GHQ के गेट पे हमला हो गया, फिर भी हम अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ISI वगैरह के दफ्तरों के आगे जाके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हम फिर भी आंखें फेर रहे हैं। इद्दत में निकाह हो गया, हम फिर भी आंखें फेर रहे हैं। हम हर चीज में तोशा खाना का माल ले गए, हम फिर भी ओके ठीक है, समझिए। देनी चाहिए ना। तो सुने इलियास चौधरी साहब, देखें
इल्ज़ामात लगाना आसान होता है, प्रूव करना मुश्किल होता है। एक हमारे यहाँ एक जैसा भी एक लूला लंगड़ा एक निज़ाम तो है ना, जिसमें आपने जो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो प्रूव होने हैं। काफ़ी सारे जो आपने केसेस मेंशन किए ये भी अदालत में चल रहे हैं। ठीक है, हमारा अदालती निज़ाम भी इतना आइडियल नहीं है। हमारे यहाँ पूरी एक हिस्ट्री है, जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, किसी को सबक सिखाना होता है, सियासी केसेस लाए जाते हैं। जब तक ये चल रहे हैं, आप और मैं कैसे हम फैसला सुना सकते हैं किसी के बारे में? देखें ना, यही हमने कितनी दफ़ा देखा है, हमारे जो दूसरे लीडर्स हैं उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं रहे, कई कई साल तक चलते रहे, आखिर में वो मुकदमात लपेट गए। ठीक है ना, वो जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे वो क्वालिफाई हो गए। तो हमारे मुल्क में ये जो है ना तहमतें लगाना, वतन हो गया, मोहब्बत वतन गद्दार हो गया। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे लीडर्स पे क्रिटिसिज्म हमारा हक है, उनकी कारकर्दगी को पर तनकीद करना भी हमारा हक है, लेकिन ये जो ज़बान हमारे यहाँ आम हो गई है ना कि चोर, डाकू, लुटेरे, ये एक लीडर एक पार्टी की ज़बान तो हो सकती है, वो अडॉप्ट ना करें। ये कहीं भी सिविलाइज मुल्कों में ना इस तरह से कॉन्वर्जेशन नहीं हो सकता। तो आई टेक योर पॉइंट कि आप ये समझ रहे हैं कि जैसे कि हम कोई डिफेंड कर रहे हैं इमरान खान को या PTI को, लेकिन हम बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक फेयर प्रोसेस होना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो उसने पहले भी हमारे मुल्क की खिदमत नहीं हुई, अब भी नहीं होगी। आखिरी बात ये कि जब जब कोई लीडर इस तरह से विक्टिमाइज होता है ना, उसकी लाइफ लाइन और लंबी हो जाती है, उसके जो पिछले जो गुनाह जो उसने किए भी होते हैं, गलतियाँ की, वो धुल जाते हैं सारे, और ये इससे हमें सबक सीखना चाहिए। सही बात। कामरान अली है नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। मुलाजिम ने साहब से रोकर कहा कि मैडम ने मारा है सोते हुए। साहब बोले तो क्या हुआ, कभी मुझको देखा है रोते हुए? अच्छा सर, ये तो मैं M6 मोटरवे के हवाले से बात करना चाहूँगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनना था जी, लेकिन वो बन नहीं सका। और करप्शन की नजर हो गया, और अब टाइम लैप्स हो गया और वो कैंसिल हो गया है। जी, ठेका कैंसिल हो गया ना। तो सर इसके लिए आप करें कोशिश। और दूसरा ये है कि SIFC थोड़ा प्राइस कंट्रोल के अंदर मदद करे हुकूमत की, क्योंकि ये अब सुपर बॉडी है ना। तो प्याज भी 320 रुपए किलो हो गया है आज। और दूसरा ये कि यूरिया का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। यूरिया की प्राइसेस जो है ना कंट्रोल से बाहर चल रही हैं, तो उसको भी कंट्रोल किया जाए। शुक्रिया। ये जो उन्होंने मोटरवे की बात की, अच्छा ये मैंने नहीं फॉलो किया। वो आपको याद है ना, वो जो जमीन के कॉम्पनसेशन में वो DC साहब भाग गए थे। क्या हुआ इतना बड़ा? वो अब ये हुआ कि इस मोटरवे का कोई 2-3 दफ़ा तो इफ्तिदा हो चुका है। अभी वो शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, फिर शायद इमरान खान ने भी किया। अब वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इतने इसमें घपले गबन शबन हो चुके हैं कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया। वाह भाई, शाबाश है। अब आप देखें ना, वो मोटरवेज़ की हम बात करते हैं, पेशावर वाला बन गया, इस्लामाबाद वाला बन गया, लाहौर वाला बन गया, ये इधर वाला ही जो है यही फंसा हुआ है। हाँ, यही फंसा हुआ है। अब फिर हम कुछ बोलेंगे तो फिर वो बोलेंगे सिंध में हो रहा है, तो हो तो रहा है। हाँ, तो सिंध वाले जवाब देंगे ना, जवाब तो देना चाहिए ना यार। तो अक्सा आलम है कराची से। अक्सा असलम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बात करनी थी कि हमारे मतलब पाकिस्तान और ईरान का जो फैसला हुआ है, हम बहुत खुश हैं उससे कि वो फैसला हुआ है, लेकिन जो इस्लामाबाद में जो धरना दे रही है ख़वातीन, हमें उनका भी सोचना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि ईरान में जो हमारे भाई हैं जो कि दहशतगर्द हैं, उनको आप ला दें इनके सामने, ताकि इनको पता चले ना कि हाँ वो दहशतगर्द हैं या नहीं है। जो ईरान में जो बाकी बचे हैं हमारे दहशतगर्द, जो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे ला दें उनको। यहाँ पे बेसिकली वो ये कह रही हैं कि ये जो जैसे हमने ये प्ली ली ना कि जी कि वहाँ पे दहशतगर्द थे, ये बलोच दहशतगर्द थे और हमने उनको टारगेट किया है। तो यहाँ पे हमारे जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इनका कहना है कि अगर वहाँ पे दहशतगर्द हैं तो हम ईरान से कहें कि जी कि वो हमारे हवाले करो और हम यहाँ उनको लेकर आएँ और उनको शो करें। हाँ, होना तो चाहिए। बेसिकली वो ये है ना आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमने कल ये कहा कि हमने BLA और इनके लोगों को टारगेट किया है। ईरान ने कहा कि उसमें 3 औरतें, बच्चियाँ और 2 मर्द जो हैं वो टारगेट हुए हैं। उस पर ये कह रही हैं कि उस पर अगर क्लैरिफिकेशन कोई मांग रहा है तो वो क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। ठीक हो गया जी, मिलेगी नहीं। आपकी कॉल आ गई और आपकी बात भी आ गई। सवालात होते हैं बहुत सारे, कोशिश है कि हम उसके जवाब मांगें, कभी मिल जाते हैं कभी नहीं मिलते, और कुछ सवालात के जवाब ही नहीं है।
कुछ सवालों के जवाब नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, मज़ा आया। I enjoyed the calls। लोकल इश्यूज भी थे कुछ, हाँ बड़े इश्यूज भी थे, तो अगले बैनुल-अक़वामी इश्यूज भी थे। हाँ, अगले जुमे को ना अच्छी है, अगर ये जो आपके जो अवामी इश्यूज हैं बिल्कुल लाएं ताकि वो पहुंचें। इतने सारे जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वोट मांगते फिर रहे हैं, वो भी सुने तो सही ना कि हमारे मुल्क का हाल क्या है मुख्तलिफ इलाकों का। लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। आपसे अब पीर को मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।